Radhika Gaur with the session number 14 of your chapter Natural Resources, and in this session here we are going to discuss about question answers of session 1, that is in-text question answer हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. So let's start our question number 1. How is our atmosphere different from the atmosphere on Venus and Mars? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो वीनस एंड मार्स पे जो एटमॉस्फेयर अवेलेबल है उससे डिफरेंट कैसे है? Actually, our atmosphere consists of a mixture of gases which are life supporting, whereas the atmosphere of Venus and Mars contain 95 to 97% of carbon dioxide. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है जो लाइफ सपोर्टिंग है. जैसे हमारे एयर प्रेजेंट है, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऐसे गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं. क्लियर? जबकि जो वीनस है, जो मार्स है, वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है अराउंड 95 टू 97% कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल भी लाइफ सपोर्टिंग नहीं है. वहां पे दैट इज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस प्रेजेंट नहीं है. जब वहां पे लाइफ सपोर्टिंग गैसेस ही प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ सपोर्टिंग नहीं होगा. पर्सन वहां पे इजीली नहीं रह पाएगा. इजीली क्या, वहां पे पर्सन रह ही नहीं पाएगा, वो लाइफ नहीं रह पाएगा. तो क्लियर हुआ that our atmosphere consists of mixture of gases which are life supporting, whereas the atmosphere of Venus and Mars contain 95 to 97% of carbon dioxide. The next question is, how does the atmosphere act as a blanket? जो atmosphere है वो एक blanket की तरह work करता है, but कैसे? Actually, the atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the daylight hours and it slows down the escape of heat into outer space during the night. जो एटमॉस्फेयर है वो प्रिवेंट करके रखता है सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में जो सडन इंक्रीज हो जाता है उससे एटमॉस्फेयर प्रिवेंट करके रखता है डे-लाइट के टाइम पे, डे-लाइट आवर्स के टाइम पे, एंड इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस ड्यूरिंग नाइट. और ये क्या करता है, जो एस्केप है हीट का उसे स्लो डाउन कर देता है आउटर स्पेस में ड्यूरिंग द नाइट. इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है. क्लियर? जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है. जब टेम्परेचर बैलेंस रहता है दैट इज ना हमें ज्यादा वार्म फील होता है ना ज्यादा हमें कोल्ड फील होता है. जो एटमॉस्फेयर जब टेम्परेचर को मैनेज करके रख रहा है तो ऑब्वियसली वो कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ एटमॉस्फेयर. क्लियर? तो वो एक एटमॉस्फेयर के ब्लैंकेट की तरह वर्क करेगा. इट विल वर्क लाइक द blanket of the atmosphere. Clear? The next question is, what causes winds? Winds किसकी वजह से होती हैं? Actually, winds are caused due to unequal heating of atmospheric air in different regions of the earth. Simple है, जो atmospheric air है अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी जो हीटिंग है इक्वल नहीं होती, वो अनइक्वल हीटिंग होती है. कहीं पे जो एयर है वो कोल्ड है, कहीं पे जो एयर है वो हॉट है. तो ये जो अनइक्वल हीटिंग होती है एटमॉस्फेरिक एयर की डिफरेंट रीजन्स में, इसी की वजह से क्या होता है, विंड्स का फॉर्मेशन होता है. इसी की वजह से जो विंड्स हैं वो होती हैं. क्लियर? दैट विंड्स आर कॉज्ड ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? जो क्लाउड्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्चुअली ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम सोर्सेस गोज इनटू द एयर. क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है उस टाइम पे जो सोर्सेस का वाटर होता है, सोर्सेस से जो वाटर है वो एयर में चला जाता है. ड्यू टू हीट द एयर ऑल्सो गेट्स हीट एंड स्टार्ट राइजिंग अप कंटेनिंग वाटर वेपर. अब क्या होता है, हीट की वजह से जो एयर है वो भी हीट हो जाती है. क्लियर? एयर हीट हो जाएगी तो वो स्टार्ट हो जाएगी, राइजिंग अप स्टार्ट हो जाएगी, वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे. क्लियर? Then rising air expands and cools. अब जो rising air है वो पहले expand होगी और उसके बाद वो cool होगी. This cooling causing the water vapors in the air to condense in the form of tiny droplets which form clouds. यही जो cooling है ये क्या करेगी, ये water vapors का जो air में present water vapors हैं उन्हें condense करा देगी. जो condense water vapors हैं वो tiny droplets की form बन जाएंगी और वो clouds का formation करेंगी. Clear? जो वाटर सोर्सेज के थ्रू इवेपोरेट होता है उसकी जो एयर होती है वो राइज होने स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इवेपोरेशन के साथ में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. जो राइजिंग एयर होती है वो एक्सपेंड होती है, देन कूल होती है. ये जो कूलिंग है ये वाटर वेपर्स की जो कूलिंग है ये कंडेंस हो जाती है. कंडेंस होने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली जो कंडेंस हैं, जो टीनी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं.
The next question is list any 3 human activities that you think would lead to the air pollution. कोई ऐसे 3 ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताना है जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. तो फर्स्ट हुआ एक्सेसिव यूज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जितने भी हम फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम को जला रहे हैं, उनकी जो बर्निंग है, उनका जो एक्सेसिव यूज है, वो क्या करता है, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. सेकेंड हुआ हमारा डिफॉरेस्टेशन, दैट इज जो प्लांट्स की कटिंग है वो भी हमारे पोल्यूशन को इंक्रीज करता है. सिंपल सी बात है, पोल्यूशन इंक्रीज कब होगा, जब डिफॉरेस्टेशन होगा. क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो प्लांट्स हम ज्यादा इतने लगा नहीं रहे जितना प्लांट्स को हम कट कर रहे हैं. प्लांट्स को कट कर रहे हैं, दैट इज हमें प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा. नेक्स्ट है स्मोक इन इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स. स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हुए, इंडस्ट्रीज हुई, उनका जो स्मोक है वो भी क्या करता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर. ऑर्गेनिज्म को वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एक्चुअली all the substances are transported from one part of the body to the other in a dissolved form. जितने भी सबस्टेंस होते हैं वो एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिसॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. एंड ऑल द सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम. जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं वो भी वाटर मीडियम में ही होते हैं. इसीलिए जो बॉडी है उसकी जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हें कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सबस्टेंसेस हैं वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं. जितने भी सेलुलर प्रोसेस हैं वो भी वाटर मीडियम में ही होते हैं. देयरबाय वी नीड वाटर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी, टाउन, विलेज वेयर यू लिव. जिस सिटी, टाउन या विलेज में आप रहते हो वहां पे मेजर सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का? एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट योर्स, बट जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे जो मेन सोर्स है वो अंडरग्राउंड वाटर है. अंडरग्राउंड वाटर हम नॉर्मली ट्यूबवेल्स के थ्रू और जो कैसे सबमर्सिबल्स पंप्स के थ्रू वाटर को पंप आउट भी कर सकते हैं. और सेकंड केस में हम नॉर्मली क्या होता है हमारी सिटी में, ऑब्वियसली इन मोस्ट ऑफ द सिटीज क्या होता है, जो म्युनिसिपल पार्टी होती है वो एक बड़ा टैंक का फॉर्मेशन करती है. वहाँ पे वो वाटर से, वहाँ उस टैंक से वो वाटर को अंडरग्राउंड से के थ्रू सारी सोसाइटीज में, सारी सिटी में पास करती है, वहां पे पहुंचाती है. तो ये जो कुछ मेथड्स हैं जो मेरी सिटी में फॉलो होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल सिटीज में फॉलो होते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट यू कि आपकी सिटीज में कौन से मेथड्स यूज होते हैं. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो अबाउट एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स. क्या आपको कोई ऐसी एक्टिविटी पता है जो इन वाटर सोर्स को पोल्यूट कर रही हो? देन यस, dumping of sewage and wastes from factories and households into water bodies pollute this water source. ये जो वाटर सोर्स है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर है, उसे सीवेज की डंपिंग हुई, फैक्ट्रीज के जो वेस्टेज हुए, हाउस होल्ड वेस्टेज हुए, ये जो वेस्टेज है जब वाटर बॉडीज में जाते हैं तो ये ऑब्वियसली वाटर सोर्सेज को पोल्यूट करते हैं. इज दैट क्लियर? द डंपिंग ऑफ सीवेज एंड वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड हाउस होल्ड्स इनटू वाटर बॉडीज पोल्यूट दिस वाटर सोर्स. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? Simply, the following vectors help in formation of soil are sun, water, wind and living organisms. जो soil है वो sun, water, wind and living organisms के थ्रू ही फॉर्म होती है. इसका जो प्रोसेस है काफी सिंपल है. जब मैंने आपको soil वाला सेशन किया था तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. You have to check that out again. बट आप सिंपली समझ सकते हो sun, water, wind and living organisms की प्रेजेंस में ही soil फॉर्म होती है. जितने भी हमारे रॉक्स होते हैं, जब रॉक्स पे सिंपली रॉक्स के थ्रू सॉइल फॉर्म हो जाती है, जब फिजिकल बैदरिंग होती है रॉक्स की, दैट इज यदि हाई टेम्परेचर हो, हाई वाटर फ्लोइंग हो, तो जो रॉक्स होते हैं वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं. उनके ब्रेक होने से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ऐसे काफी सारे मेथड्स हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्म हो सकती है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. जो भी हमारी फर्टाइल टॉप सॉइल है उसका यदि किसी विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू रिमूवल हो जाए तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. क्योंकि जो टॉप सॉइल है वही, उसी में प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वही एक बेस्ट सॉइल होती है. यदि उसी का रिमूवल हो जाए तो प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, जिससे हमें ऑब्वियसली प्रिवेंट करके रखना होता है. इज दैट क्लियर? व्हाट इज सॉइल इरोजन? द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. The next question is what are the methods of preventing soil erosion? Soil erosion
इरोजन को प्रिवेंट करने के मेथड्स क्या हैं? एक्चुअली बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ग्रेजिंग, सबसे पहली चीज क्या है, जो एक्सेसिव ग्रेजिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करना है। सेकेंड, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एज द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल इन प्लेस। सिंपल सी चीज है, जो रूट्स होते हैं ट्रीज की वो सॉइल को उसके प्लेस पे होल्ड करके रखती हैं। जितने से ज्यादा हम ट्रीज को प्लांट करेंगे उतनी ही बेटर सॉइल की कैपेसिटी आएगी खुद को होल्ड करके रखने की, और सॉइल इरोजन नहीं होगा। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड हो गया बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ग्रेजिंग, सेकेंड हो गया बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एज द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल इन द प्लेस। नेक्स्ट हो गया हमारा बाय प्रॉपर प्लॉइंग। प्रॉपर प्लॉइंग हो, दैट इज बाउंड्री प्लॉइंग हो, जिसके थ्रू जो सॉइल है इधर उधर ना इरोड हो। नेक्स्ट है बाय कीपिंग द वेजिटेशन कवर ऑन द ग्राउंड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ विंड एंड वाटर। सिंपली जो वेजिटेशन कवर है उसे रखना चाहिए ग्राउंड पे, ताकि जो भी हमारा विंड है, जो वाटर है, उसका अफेक्ट सॉइल पे ना पड़े। जो सॉइल पे विंड का, वाटर का अफेक्ट को वेजिटेशन कवर रिड्यूस कर सकता है, इसीलिए हमें वेजिटेशन कवर को रखना चाहिए। Your next question is what are different states in which water is found during water cycle? कौन से ऐसे डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनमें वाटर जो है वाटर साइकिल में आपको देखने को मिल सकता है? सो नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वाटर जो है हमें तीनों फॉर्म्स में देखने को मिलता है जब भी हम स्टडी करते हैं अबाउट वाटर साइकिल, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी एंड गैसेस स्टेट में भी। The next question is name two biological important compounds that contain both oxygen and nitrogen. आपको कोई ऐसे दो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड्स के नेम बताने हैं जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ऐसा कंपाउंड है प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। और सेकेंड है हमारा न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की ही प्रेजेंस रहती है। न्यूक्लिक एसिड में भी दो न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए एंड आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो कौन से ऐसे दो बायोलॉजिकल इंपोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट रहते हैं? तो दे आर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एयर। कोई ऐसे 3 ह्यूमन एक्टिविटीज के नेम बता रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो है एयर में उसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं उनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंटेंट एयर में इंक्रीज होता जा रहा है। सेकेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो स्मोक है इंडस्ट्रीज का, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं इंडस्ट्रीज के, वो भी क्या करते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। और थर्ड है हमारा डिफॉरेस्टेशन। जो प्लांट्स हैं उनकी कटिंग, प्लांट्स की कटिंग से क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो कंटेंट है एयर में इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो 3 ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हो गई? फर्स्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थर्ड डिफॉरेस्टेशन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर विच प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ which cause the average temperatures to increase worldwide is called greenhouse effect. यदि जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं, उनकी परसेंटेज में इंक्रीज हो जाए जो हीट के एस्केप को प्रिवेंट करे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से जो एस्केप ऑफ हीट को यदि प्रिवेंट करे तो वो क्या करती हैं, वो एक एवरेज टेम्परेचर कॉज करती हैं, जो एवरेज टेम्परेचर है उसे इंक्रीज कर देती हैं वर्ल्ड वाइड, और उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। I repeat that the increase in percentage of the gases in the atmosphere which prevent the escape of heat from the surface of earth which cause the average temperatures to increase worldwide is called greenhouse effect. Clear? Your next question is what are the forms of oxygen found in atmosphere? कौन से ऐसी forms हैं ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर में मिलती है? तो फर्स्ट है हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल और सेकेंड है हमारा ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो हमें ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में मिलता है, दैट इज O2 की फॉर्म में, और जो ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है वो ओजोन की फॉर्म में मिलता है, दैट इज O3 की फॉर्म में। तो कौन सी ऐसी दो फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर में मिलती है? पहले तो डायटोमिक मॉलिक्यूल मिलती है जो ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलती है, और सेकेंड ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल मिलता है जो हमें ओजोन गैस की फॉर्म में मिल जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने हमारी बुक के जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। In next session, we are going to discuss about exercise questions. Till then, good luck.